NTA UGC नेट JRF, इसका जो प्रश्न पत्र 1 है, मतलब पेपर 1 है आपका, इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। तो शिक्षण क्षमता इसलिए क्योंकि आप प्रोफेसर बनोगे, और शोध क्षमता इसलिए कि आप PhD करोगे तो उसमें आप शोध करोगे। तो आपका जो है, मैंने एक वीडियो बना दी थी शिक्षण के लिए, शिक्षण की अवधारणाएं। पहला यूनिट है आपका शिक्षण अभिवृत्ति। उसमें पहले यूनिट का जो पहला सब टॉपिक है उसे शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। तो अवधारणाएं की जो आपकी वीडियो है वो मैंने बना दी थी। अब उद्देश्य और शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक, इस पर वीडियो है ये देखें आप। आपका जो दूसरा टॉपिक है उस पर चले, शिक्षा का उद्देश्य। देखो, शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्यों को याद करवाना नहीं है कि रटवा दिए कि ये है रट लीजिए, बल्कि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक योग्यताओं का विकास करना है। ज्ञानात्मक मतलब आपके मन का विकास, क्रियात्मक मतलब आपके कौशल का विकास, और भावनात्मक आपकी भावना, आपकी सोच का भी विकास, आपकी सोच भी विकसित हो। तो ज्ञानात्मक और भावनात्मक और क्रियात्मक, इसको 3H भी कहा जाता है। 3H से मतलब हेड, हैंड और हार्ट। हेड जिसमें आपका ज्ञान होता है, हैंड जिससे आप क्रिया करते हो, मतलब कौशल आता है आपके अंदर, हार्ट जिसमें आपकी भावनाएं होती है। तो शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना है। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कभी कभी वहाँ ऑप्शंस में आता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना है, सर्वांगीण विकास या व्यवहार में परिवर्तन लाना, कुछ भी ऑप्शन आए आप उसे सही करें, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन ही आता है जब शिक्षा लेता है तो वो अलग तरीके से काम करने लगता है। किसी चीज़ को सीख जाता है तो उसके अंदर कौशल आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। ठीक है। विंगस्टर्स और न्यूगार्टन ने शिक्षा प्रणाली के 2 कार्य बताए हैं। एक कार्य तो ये कि एक दर्पण जो समाज को वैसा ही दर्शाता है जैसा वह है, या समाज का स्थिरीकरण करने वाला है, मतलब शिक्षा के बारे में कहा है उन्होंने ये। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन का एक अभिकर्ता या समाज के विचारों को लागू करने की दिशा में निर्देशित बल है। ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि ये किसने कहा है, या न्यूगार्टन या विंगस्टर्न ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा का बताया है। तो हर एक बात को आप बहुत ध्यान से पढ़ें। ये बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद उनमें से निकाला गया है जो मेन कंटेंट है आपका। इसमें एक वर्ड भी ऐसा नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है। आप कुछ भी स्किप ना करें और ध्यान से सुने, बार बार सुने, नोट्स बनाएं, कुछ भी करें। तो अब आप समझ गए हो शिक्षा के उद्देश्य। अब अगले पॉइंट पर चले। अगला पॉइंट है आपका शिक्षण का स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक। तो ये शिक्षा का उद्देश्य आप समझ गए हो। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना है और सर्वांगीण विकास। तो अब आप चले लेवल्स ऑफ टीचिंग पर, शिक्षण के स्तर। तो 3 है आपके इसमें, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक। 3 आपके सिलेबस में है, क्योंकि ये आपकी औपचारिक शिक्षा के लिए है। और शिक्षा 2 तरीके से होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो इन 3 लेवल्स की बात है जो आपकी औपचारिक शिक्षा में यूज़ होते हैं। 3 लेवल्स वो है स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक। तो इसमें समझे आप स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल या स्मरण शक्ति। आप हिंदी में नाम याद करोगे तो कई नाम हो जाएंगे, आप हिंदी में भी याद रखना। वैसे आप इंग्लिश में एक बार नाम याद रख लेना, क्योंकि इंग्लिश में मेमोरी लेवल ही है। तो जब वहाँ पर टाइप आए तो आप एक बार इंग्लिश में करके देख लेना, अगर आपके हिंदी में समझ में ना आए, क्योंकि हिंदी में कई नाम हो जाते हैं। फिर आपका मेमोरी लेवल के प्रतिपादक जो हैं वो हर्बर्ट हैं, ये भी याद रखें आप, एक पॉइंट याद रखें आप। ये रटने पर आधारित है, जैसे निम्नलिखित में से कौन रटने पर आधारित है, मेमोरी लेवल। एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर दोगे, बहुत सारी किताबों से निकाला गया कंटेंट है ये शिक्षण का प्रारंभिक चरण है। देखो, शिक्षण का प्रारंभिक चरण निम्नलिखित में से कौन सा, एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको आप स्किप कर दो। बहुत ध्यान से सुनने की बातें हैं। शिक्षण का ये स्तर छोटी कक्षा में ज़्यादा उपयोगी होता है, एक भी पॉइंट आप मिस ना करें। तो ये कौन सी कक्षा में, कौन सी छोटी कक्षाओं में कौन सा स्तर उपयोगी होता है? छोटी कक्षाओं में स्मरण
जो स्मरण है वाला आपका स्मृति लेवल है, मेमोरी लेवल है, स्मरण शक्ति वाला, वो यूज़ होता है। आप देखो छोटे बच्चों को जो बताते हैं वो रट लेते हैं। तो इसमें मूल्यांकन के लिए लिखित, मौखिक एवं निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके स्कूल लेवल की शिक्षा, इसमें शिक्षक की भूमिका प्रभावी होती है। वहाँ पर टीचर मेन होता है, जो टीचर कहता है वही बच्चे करते हैं, वो सिर्फ टीचर की आज्ञा को ही मानते हैं। अवबोध, बोध या समझ स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। अवबोध या अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रतिपादक मॉरिसन हैं। इस स्तर पर याद करने के साथ साथ समझने पर भी बल दिया जाता है कि याद भी करते हैं और समझते भी हैं कि क्या कैसे है। इसका मुख्य उद्देश्य समझ विकसित करना है। इस टाइम पर स्टूडेंट को समझ विकसित की जाती है, उनको इस टाइप से शिक्षा दी जाने लगती है। इसमें शिक्षार्थी को किसी नियम सिद्धांत के बारे में बताया जाता है, साथ ही ये भी बताया जाता है कि आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे यूज़ कर सकते हो। इसमें सिद्धांतों को रटवाने के बजाय समझाया जाता है, ये नहीं कि रट लो, उनको समझाया जाता है। इसमें शिक्षार्थी की भूमिका ज़्यादा प्रभावशाली होती है, जैसे आपके कॉलेज की शिक्षा। ठीक, कॉलेज की शिक्षा में आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के टाइप से शिक्षा दी जाती है। इसमें मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ या लघु उत्तरीय या निबंध प्रकार के प्रश्नों का यूज़ किया जाता है। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में किया जाता है, जो आपका बोध अवबोध स्तर है। अब आपका अगला पॉइंट है चिंतन या विमर्शी स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। एक बार आप इन लेवल्स के इंग्लिश में नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इनके नाम हिंदी में जैसा चिंतन या विमर्शी स्तर या विचारात्मक स्तर, बोध जैसा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बोध, अवबोध, समझ स्तर, अलग अलग तरीके से आते हैं इनके नाम। तो हिंदी में नाम ना याद करके आप इनके इंग्लिश में नाम याद रख लीजिएगा। तो वहाँ पर जब इंग्लिश में टाइप आएगा तो आप इंग्लिश में करके देख लेना, अगर समझ में ना आया तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, मेमोरी लेवल है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, और इनकी विशेषताएँ आप हिंदी में समझ लें और इनका हिंदी में भी नाम याद रखें, लेकिन एक बार से ध्यान में कर लेना। इसके प्रतिपादक हंट हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल जो आपका विमर्शी स्तर है, इसके प्रतिपादक हंट है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट लेवल है ये। इसमें शिक्षार्थी अपने समस्या का समाधान खुद करता है, यानी कि पढ़ लिख के रेडी हो जाता है। इसमें शिक्षा की भूमिका केवल एक, इसमें जो शिक्षक है उसकी भूमिका केवल एक सहयोगकर्ता की होती है। वो टीचर सिर्फ उसको बताता है। इस स्तर में मूल्यांकन करने के लिए निबंधात्मक प्रश्न एवं मनोवृत्ति या विचार जैसे पहलुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इस तरीके से क्या एक समस्या दे दी और उसको उसके ऊपर लिखना है। और कोचिंग वगैरह ली उसमें या कहीं पढ़ा तो उसमें आपको बताया गया कि ऐसे है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, करना आपको खुद ही है, सेम टू सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका चिंतन या विमर्शी स्तर है। अभी आप पढ़ रहे हो तो जो क्वेश्चंस आपको कराए जाएं वो सेम टू सेम ना आए, थोड़े चेंज होकर आ जाएं, तो आप समझ के कर लोगे खुद ही। तो अब आप विमर्शी स्तर पर आ गए हो, आपने पढ़ लिया है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। अगला पॉइंट है आपका विशेषताएं। तो विशेषताओं के लिए बाद में, आज के लिए बस इतना ही। विशेषताओं की वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। मैं केवल ज्ञान की बात करती हूँ, बेकार का शो ऑफ मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा चैनल हिंदी मीडियम वालों को समर्पित है। एडिटिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर किसी के पास कोई टिप्स हो तो वो मुझे बताएं, मैं उनको फॉलो कर लूँगी। तो सिंपल ही वीडियो है ये आपके लिए, सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है, आप समझें, अपना लक्ष्य JRF बनाएं। और कोई टिप्स हो तो आप मुझे बताएं, मैं अपनी वीडियोज़ में सुधार करूँगी।